हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने पैट के मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने पार्ट 1 कर चुका है और आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम पैट के मॉक टेस्ट 2 को देखेंगे, यानी पैट का मॉक 2 होगा आज। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था। यानी साइमन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि साइमन कमीशन जो है ये भारत में कब भेजा गया। देखिए, साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन से कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले तो ये 1919 का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, उस अधिनियम को लेकर के भारत में इसने एक शर्त रखी थी कि इस एक्ट की शर्त थी कि 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा जो कुछ भारतीयों को अधिकार दिए गए थे, जिसमें हम जानते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था दी गई थी और उसकी समीक्षा करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन आने वाला था। तो ये जो साइमन कमीशन था ये भारत आने वाला था 1928 को, लेकिन बात करते हैं कि ये लंदन में जो बना, लंदन में कब बन करके तैयार हो गया था, 1927 को बन करके ये लंदन में तैयार हुआ। ठीक है, और भारत में कब आया? भारत में आया 1928। और इसी में जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, यानी कोई भी इसके भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसके चलते भारतीय व्यक्तियों के द्वारा या भारतीय लोगों के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा भारत के अंदर विरोध किया गया और इसमें किसी भारतीय का ना होने के कारण इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना गया। दूसरा, इसके विरोध को करने के लिए, यानी इसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई, यानी कि लाठी चार्ज करवा दिया गया और लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु की डेट याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की लाहौर रेलवे स्टेशन पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1928। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने लोदियों को खालिस्तान के प्रथम युद्ध में हराया। यानी सवाल ये पूछा जा रहा है कि बाबर ने लोदियों को कब हराया। तो बाबर ने पानीपत में युद्ध हुआ था और पानीपत का कौन सा युद्ध था? प्रथम युद्ध था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किसको हराया? तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोदी को। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। एकमात्र ऐसा शासक था जिसको युद्ध भूमि में मारा गया, इब्राहिम लोदी। तो आपको ध्यान रखना है कि बाबर ने लोदी वंश का पतन करने के बाद भारत में मुगलों की या मुगल सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, तो मुगलों की स्थापना कब हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, यानी लोदियों को हराने के बाद। आपको इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, नागार्जुन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, जो नागार्जुन थे ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। अच्छा, इन्होंने बौद्ध धर्म की एक शाखा स्टार्ट की थी बौद्ध धर्म की, जिसका नाम मिलता है माध्यमिका। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की एक शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक किसको कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी एक बहुत अच्छी रचना है जिसका नाम था प्रज्ञा पारमिता। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली है प्रज्ञा पारमिता। सवाल पूछा जाता है कि प्रज्ञा पारमिता किसकी रचना है, तो प्रज्ञा पारमिता इन्हीं की एक प्रमुख रचना है। ठीक है, और इसी रचना में माध्यमिका दर्शन के, ये जो एक इनकी शाखा थी माध्यमिका दर्शन का वर्णन मिलता है प्रज्ञा पारमिता में। ठीक है, नागार्जुन की रचना है प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। इसका सही आंसर होगा प्रतिहार। अच्छा, प्रतिहार राजाओं ने, यानी प्रतिहार वंश ने, पहली बात तो प्रतिहार वंश को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को कहा जाता गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से इनको जाना जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा एक सवाल पूछा जाता है कि जो
गुर्जर प्रतिहार वंश थे, गुर्जर प्रतिहार वंश था, इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई, यानी किस राज्य में हुई। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो उत्पत्ति हुई थी ये राजस्थान में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान राज्य में हुई थी, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम राजस्थान कह सकते हो, वहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के आज़ाद होने के बाद अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो माउंटबेटन था, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन पूछा जाए प्रथम भारतीय कौन था तो प्रथम भारतीय चक्रवर्ती यानी सी राजगोपालाचारी थे। इनसे एक बहुत अच्छा सवाल ये और पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को राजा जी भी कहा जाता था। तो सी राजगोपालाचारी को ही राजा जी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी। यानी एक तो जो सबसे अच्छा स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जो स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है इसको, तो वो थी 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। इसके बाद एक ऐसा आंदोलन जिसने अंग्रेज़ों की नींद तक उड़ा दी, वो कौन सा था। तो इसके बाद आंदोलन था एक असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया असहयोग आंदोलन, जिसकी डेट थी लगभग 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया 1 अगस्त 1920। लेकिन इस आंदोलन की कुछ गांधी जी की शर्तें थी। गांधी जी ने कहा था कि यह जो आंदोलन होगा ये अहिंसात्मक प्रवृत्ति का होगा, यानी अगर इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है तो इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर वही चीज़ें हुई कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चोरी नाम के स्थान पर कुछ आंदोलनकारी और चोरी जो पुलिस चौकी थी उसके कुछ पुलिसकर्मियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गईं। और जिसके चलते बाद में गांधी जी को पता लगने के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना आपके चोरी कांड भी पूछा जाता, कब हुआ था चोरी घटना, तो 5 फरवरी 1922। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब बंद किया या स्थगित किया, तो 12 फरवरी 1922। दोनों डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। तो देखो इसमें जो हंटर कमीशन के द्वारा पहली बात तो देखो हंटर कमीशन जो है, ये हंटर कमीशन से कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि एक तो हंटर आयोग हम पढ़ते, तो हंटर आयोग जो बना था ये तो बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, उस हत्याकांड की समीक्षा करने के लिए बना हंटर आयोग। लेकिन ये हंटर कमीशन है, और हंटर कमीशन जो बना हंटर कमीशन ये लगभग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में बनाया गया, जिस समय लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना स्टार्ट की थी, तो उसी समय ये हंटर कमीशन आया था। और इसमें जो सबसे अहम बात की गई थी वो की गई थी स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के। हालांकि इसमें और भी काफ़ी कुछ सुझाव दिए, बातें रखी गई, जैसे कि सबसे पहले या सबसे मेन जो मुद्दा था वो स्त्रियों की शिक्षा था, ठीक है। बालिकाओं के लिए निःशुल्क व सरल पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा और व्यवहारिक किया जाना, पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना, इस तरह की कुछ चीज़ें थी, कुछ सुझाव थे इसमें, ठीक है। विलियम हंटर इस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन रखा गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 2-3 चीज़ें कि हंटर कमीशन कौन सा यहाँ पर वायसराय था, तो रिपन था जिसकी सिफारिश पर ये आया। और एक हंटर आयोग याद रखना, ये हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा के लिए बनाया गया था। और इस हंटर कमीशन की
क्या खूबियाँ थी या इसमें किसके द्वारा क्या किया गया इसके, तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए इसमें सिफारिश की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है, एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए कौन जाना था। मतलब ये जो कथन है ये किसका है कि एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है। तो ये याद रखना है कि ये जो कथन है ये इनमें से महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कथन है। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, राजनैतिक गुरु। तो आपको याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। यानी कांग्रेस ने हिंदुस्तानी जो शब्द है इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है, यानी हिंदुस्तानी जो शब्द है ये किसका मिश्रण है, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो जो हिंदुस्तानी है ये किसका एक मिश्रण है, तो आपको ध्यान रखना है हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू और साथ में इसके साथ साथ और कौन सा लगभग हिंदी और उर्दू इन दो ही भाषाओं का ये मिश्रण है हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर बात करते हैं कांग्रेस की, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 AO ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखो होम रूल लीग से 2-3 बातें याद रखना है आपको कि होम रूल लीग आंदोलन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। पहली बात तो ये बात चल रही है भारत में, यानी भारत में कहाँ पर स्टार्ट और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो जो मेन होम रूल लीग आंदोलन था ये एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1916 में। लेकिन एक सवाल ये पूछा जाता कि होम रूल लीग आंदोलन जो है या इस होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के बाद 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर की। तो ध्यान रखना होम रूल लीग की जो स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ये स्थापना पूना में की थी। ठीक है, ये स्थापना पूना में की थी। और एनी बेसेंट ने इसको स्टार्ट किया था। और ये जो होम रूल लीग आंदोलन है इसका अगर केंद्र पूछा जाए यानी मुख्यालय पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर मद्रास में था। ठीक है, मद्रास में था होम रूल लीग आंदोलन का हेडक्वार्टर मद्रास में। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग कहाँ स्टार्ट किया तो पूना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PVC, यानी PVC का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम में, तो याद रखना पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है PVC का पूरा नाम, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, यानी PVC से क्या बनाए जाते हैं, तो PVC से प्लास्टिक के पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे घरों की फिटिंग वगैरह भी होती है, वो सब PVC पाइप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं होता। देखो साहिबी नदी का जो उद्गम है, यानी साहिबी नदी जो है ये भी अरावली से निकलती है। बेड़च नदी भी निकलती है, दोहन नदी भी निकलती है। लेकिन चेनाब नदी जो है, ये चेनाब नदी याद रखना जम्मू कश्मीर के साथ ये पंजाब जम्मू कश्मीर और पंजाब में बहती है चेनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा चेनाब नदी, यानी चेनाब नदी जो है वो इससे होकर के नहीं निकलती। अच्छा, अगर यहाँ पर अरावली की बात करते तो अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से दिल्ली तक 925 किलोमीटर तक फैली हुई है। और गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक ये फैली हुई है। दिल्ली के मजनू टीला में रायसीना पहाड़ी है,
और रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी हाइट 1722 मीटर के आसपास है, ठीक है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए। मतलब सबसे अधिक पानी इन ऑप्शनों के हिसाब से सबसे अधिक पानी कहाँ पर पाया जाता है, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस हिसाब से इनको सजाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सबसे, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, वैसे तो सबसे ज़्यादा पानी जो पाया जाता वो महासागरों में पाया जाता। कहाँ पर सबसे ज़्यादा? महासागरों के बाद जो पाया जाता है पानी, महासागरों के बाद पाया जाता है आपका जो ताजे जल होते, ताजे जल के रूप में पाया जाता, ठीक है, ताजे जल के रूप में। और ताजे जल के रूप में कहाँ कहाँ पाया जाता? तो महासागर के बाद में आता हिमनद। और ध्यान रखना ये जो हिमनद है इसी को हिमटॉपी या आइस कैप बोलते हैं, ठीक है। हिमनद को ही आइस टॉपी या आइस कैप या हिमटॉपी बोलते हैं। इसके बाद आता भौम जल और इसके बाद आती नदी, ठीक है। तो इसमें इन ऑप्शन के हिसाब से महासागर ऑप्शन में दिया नहीं हुआ, यहाँ से दिया हुआ, यानी आइस कैप, भौम जल और नदी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलास्को, रोड़े, बटियां, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं, संदर्भित द्वीप है कहाँ पर? देखिए जो द्वीप है ये बोला कि पूर्वी तट, जो हमारा भारत है इसके दो तट कह सकते हो, यानी कि जो भारत के द्वीप हैं वो दो प्रकार के द्वीप हैं, एक तो है पश्चिमी द्वीप, एक तो है पूर्वी द्वीप और एक है पश्चिमी द्वीप। पूर्वी द्वीप जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और जो पश्चिमी द्वीप हैं ये अरब सागर में है, ठीक है। और जो अरब सागर में है, इनमें से अरब सागर में कौन सा है वो आपको पता है। इनमें से अरब सागर में अगर बात करते हैं तो अरब सागर क्या बोला, पूर्वी तट की बात करा, तो पूर्वी तट इनमें से कौन सा होगा या कहाँ पर होगा? तो इसमें पूर्वी तट में दो आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका अंडमान और एक आ जाएगा मन्नार की खाड़ी। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो रोडे, बटिया, कंकड़ों, ये तूफान समुद्री किनारे हैं आदि, ये सब कहाँ पर हैं? तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा मन्नार की खाड़ी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ की फसलों में आती है, यानी खरीफ की फसल बतानी है हमें कौन सी है। तो धान, मक्का, गेहूं। देखो गेहूं और मटर ये सब रबी की है, जो सरसों ये सब रबी की है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धान और मक्का, यानी धान और मक्का जो है ये खरीफ की फसल है, बाकी सब गेहूँ मटर रबी की और जौ और सरसों ये रबी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण लोगों को प्राथमिक व्यवसाय क्या है? ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय, देखो ग्रामीण लोगों का जो प्राथमिक व्यवसाय है, प्राइमरी जो काम है इनका वो है कृषि करना, ठीक है। अच्छा कृषि जो है वो किस क्षेत्र का है? तो प्राइमरी क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र का सब्जेक्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो जीडीपी थी, इस जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का कितना % योगदान था? तो आपको ध्यान रखना कितना % योगदान था, 17% योगदान था, ठीक है, 17% योगदान था। अच्छा एक सवाल और बताना, आपको सवाल बताना है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। इसी तरीके से यूरोप में एक देश है जो कृषि प्रधान देश है और इसीलिए उसको कहा जाता यूरोप का भारत, ठीक है। तो आपको बताना है यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, ठीक है, याद रखना इटली को, यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
CDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? CDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? CDP का मतलब होता कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका जो मुख्य कार्य होता ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण। ये भी बात सही है, इसका एक लक्ष्य है ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, ये भी ठीक है। एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों में विकास, ये भी ठीक है बिल्कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो कृषि संगणना, ये आपको डेट याद रखनी है, 70-71 में पहली कृषि संगणना हुई थी। ठीक है, अच्छा हरित क्रांति जो हुई ये कब हुई? हरित क्रांति तो ये 1967 इसके आसपास हरित क्रांति हुई। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे, एम एस स्वामीनाथन। और अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी की वाव जो 100 रुपए के मुद्रा के नोट पर छपी है वह किस राज्य में स्थित है? अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि रानी की वाव जो है वो किस राज्य में है। तो रानी की वाव जो है वो किस राज्य में, आपको पता है गुजरात राज्य में। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बताने हैं कि क्योंकि नोटों से काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं। तो एक तो आपको बताना है कि जो 10 रुपये का नोट है इस पर क्या छपा है, इस पर किसकी छाप है? 10 रुपये के नोट पर, 20 रुपये के नोट पर, 50 रुपये के नोट पर, 100 रुपये के नोट पर, 200 रुपये के नोट पर, और 500 रुपये के नोट पर, और 2000 के नोट पर। ये सब नोट हैं, इन पे क्या क्या है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, याद रखना। 10 रुपये के नोट पर तो कोणार्क मंदिर है उड़ीसा का, है ना, सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर। 20 रुपये का जो नोट है इस पर एलोरा केव है, एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा। 50 रुपये जो है इस पर हम्पी कर्नाटक की चित्र है। 100 रुपये का जो नोट है इस पर रानी की वाव है, ये इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। 200 का जो नोट है 200 में सांची स्तूप है, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। और 500 रुपये का जो नोट है इस पर रेड फोर्ट है, लाल किला। और 2000 का नोट तो सबको पता है, 2000 के नोट पर क्या है? मंगलयान है। ठीक है, मंगलयान। ये बात आपको याद रखनी है नोटों से। ठीक है, और कोशिश करना अगर इन नोटों के रंग भी याद रख सको तो। ठीक है, क्योंकि रंगों से भी सवाल बना है और अब ये कम पूछा जा रहा है और रंग इनसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? यानी जीएसटी के बारे में बताना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ जीएसटी जो है, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और देखो बाकी तो आपको पता है कि किस राज्य से स्टार्ट हुआ, असम से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, है ना, कनाडा का मॉडल है, ये सब पता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जीएसटी को किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। तो 279 सब आर्टिकल ए, 279A के माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जीएसटी से रिलेटेड जो था। ठीक है, और विधेयक कौन सा था? विधेयक 124वां था। बात करते हैं किसके द्वारा संग्रहित होती है जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड आईजीएसटी के बारे में बात कर रही है। तो जीएसटी जो स्टार्ट होती है या ये संग्रहित की जाती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा आईजीएसटी लगाई जाती है। एसजीएसटी की बात करते हैं तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? देखो उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर कौन बना रहा? तो देखो जब राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति यानी लगातार 2 बार बने रहने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उसी समय वह व्यक्ति क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और जब राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने लगातार तो वो व्यक्ति भी 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने। तो क्या नाम हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कुछ सवाल और भी पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ, 5 सितंबर 1888 को। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और इसीलिए 5 सितंबर को क्या मनाया जाता? 5 सितंबर को मनाया जाता राष्ट्रीय टीचर
दिवस, राष्ट्रीय टीचर डे या नेशनल टीचर डे। ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया, भारत रत्न कब दिया गया, तो याद रखना भारत रत्न इनको 1954 में दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, यानी सबसे पहले 3 व्यक्तियों में से ये भी एक थे जिसको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य हैं, यानी मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में, तो मौलिक कर्तव्य हैं कितने, 11। ठीक है, 11। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो भाग 4A में बात की गई है मौलिक कर्तव्यों की, और आर्टिकल है इसके 51A, आर्टिकल है इसका 51A। ठीक है, अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो USSR से मौलिक कर्तव्य लिए गए, यानी रूस से लिए गए। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बातों को। चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है। अच्छा, कौन सी अनुसूची है, देखो अनुसूची वैसे 2 हैं, एक तो SC ST के क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध देती है जो कि है कौन सी 5, और एक छठी है जो स्पेशल 4 राज्यों के बारे में बताती है, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में रहने वाले SC और ST के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में विशेष उपबंध देती है अनुसूची 6। तो इनके बारे में इस जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसूची 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अच्छा, अब तो ये खत्म हो गया, देखो जो 370 था ये विशेष दर्जा देता था, लेकिन 370 अब खत्म हो चुका है, और अब जम्मू कश्मीर से 2 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कहना उचित होगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन करके तैयार हुए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। कब 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बनेंगे, तो ध्यान रखना आपको 30 अक्टूबर 2019 को 2 राज्य बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अच्छा, अगर कुछ और सवाल पूछा जाए, एक तो ये कि 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है या विशेष उपबंध है, तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड, और एक 371I के बारे में पूछा जाता, तो आई के बारे में है गोवा, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर 371 की बात करते हैं तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद जो, अच्छा ये तो दोबारा से क्वेश्चन वही आएगा 370 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे, संविधान सभा के कौन एक सदस्य थे इनमें से, देखो कौन सदस्य थे। अच्छा, इनमें देखो 25वें सवाल में आसान है इसका आंसर तो बिल्कुल। ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्य थे महात्मा गांधी भी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे, फ्रैंक एंथोनी भी नहीं थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये संविधान सभा के एक सदस्य थे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किस योजना के आधार पर हुआ, तो आपको ध्यान रखना कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर ये हुआ। कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो ध्यान रखना 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, अच्छा ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे, 389 टोटल सदस्य थे। इनसे याद रखना आपको कि इनमें वुमेन कितनी थी, यानी महिला कितनी थी, तो 15 महिला थी। और INC से कितने सदस्य थे, तो INC से इसमें लगभग 208 सदस्य थे। और मुस्लिम लीग से कितने थे, तो मुस्लिम लीग से इसमें लगभग 73 सदस्य थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसमें 389 में चीफ कमिश्नरी कितनी थी, तो 4 चीफ कमिश्नरी थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 चीफ कमिश्नरी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास यानी निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। ठीक है, मतलब आसपास की तो देख सकता है, पास की देख सकता है लेकिन दूर की नहीं दे सकता। कौन सा दोष इसमें हो जाता, तो मायोपिया हो जाता। और मायोपिया, अच्छा देखो मायोपिया को इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते, तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष बोला जाता मायोपिया को। अच्छा, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इसके उपचार के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, या किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का इसमें
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किस में होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है पुंकेसर में। ठीक है, पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जो कि पौधों का एक प्रजनन भाग है। पुंकेसर क्या है, ये पुंकेसर पौधों का प्रजनन भाग है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जो है ये प्रजनन कोशिकाओं यानी शुक्राणु एवं डिंब में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है ये अर्धसूत्री विभाजन, तो ये शुक्राणु और डिंब में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं उनमें सही तरीके से परमाणुओं का व्यवस्थापन इस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की बैंकिंग गुणवत्ता खालिस्तान के कारण होती है। यानी गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है ये पूछ रहा है। तो गेहूं की जो बैंकिंग गुणवत्ता, हालांकि गेहूं में ग्लूटेन भी पाया जाता है लेकिन इसमें बैंकिंग गुणवत्ता जो होती है उसमें वो ग्लूटेनिन प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है, ग्लूटेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। अच्छा, 1 लीटर पानी, क्या पानी में कैलोरी होती है, क्या पानी में कितनी कैलोरी होती है, तो पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती, आपको याद रखना। अच्छा, इससे 1-2 सवाल और याद रखना आपको, जैसे 1 कैलोरी बराबर जूल पूछ लिया था, कितना जूल होता, तो आपको याद रखना 4.2 जूल होता है एक कैलोरी में। एक याद रखना आपको, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 10 की घात 7 अर्घ 1 जूल में होते हैं। ठीक है, तो ये 2 बात याद रखना आपको कि 1 कैलोरी में कितने जूल, 4.2 जूल और 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ। ठीक है, ये राइटिंग प्रॉब्लम हो रही है, पेन अच्छे तरीके से काम कर नहीं रहा है अभी। ठीक है, तो फिर भी मैं बोलता हूँ, आप समझने की कोशिश किया करो और अपना जो चीज़ नोट करनी है उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।